हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ नितिन ढींगरा और आज जो हम चैप्टर करने वाले हैं वो है क्लास 9 का चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर का नेम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। सो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। एटम्स क्या होते हैं? बेसिकली थोड़े बहुत नॉलेज आपको ज़रूर से होगी ही। एटम्स क्या होते हैं? एटम्स किसी भी मैटर का, देखो मैटर दो तरह के होते हैं, एक लिविंग होते हैं, एक नॉन लिविंग होते हैं। इस यूनिवर्स में दो तरह की चीज़ें हैं, ये या तो लिविंग या नॉन लिविंग। जो लिविंग चीज़ें होती हैं उनका जो सबसे छोटा पार्ट है वो कहलाता है सेल, जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर है। और जो चीज़ें नॉन लिविंग होती हैं जिन्हें मैटर बोलते हैं, उसका जो सबसे छोटा पार्ट होता है, जो सबसे छोटी पार्ट रिपीट बार बार होता है और फिर कोई बड़ी चीज़ को क्रिएट करता है, वो कहलाता है एटम। यानी लिविंग चीज़ों का सबसे छोटा पार्ट सेल, नॉन लिविंग चीज़ों का सबसे छोटा पार्ट क्या कहलाता है? एटम। ठीक है, तो एटम्स और मॉलिक्यूल, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, इसके बारे में ही चैप्टर है। एटम्स होते हैं सबसे छोटे, और जब एक से ज़्यादा एटम जुड़ते हैं तब बनते हैं मॉलिक्यूल। अभी बेसिकली इतना ही ध्यान रखो, बाकी और ज़्यादा डिटेल चैप्टर को पढ़ते पढ़ते समझ आएगी। एटम्स आर द स्मॉलेस्ट वन, और जब वन और मोर एटम्स कंबाइन होते हैं, मोर देन वन एटम्स, देन मॉलिक्यूल्स आर क्रिएटेड। अब क्या हुआ कि बहुत सारे जो इंडिया के जो पुराने थे, ऋषि मुनि थे, उन्होंने भी यही चीज़ बोली। और जो साइंटिस्ट थे, ग्रीक साइंटिस्ट थे, उन्होंने भी यही चीज़ बोली। जो इंडियन जो थे, पूरा महापुरुष वगैरह थे, जो पुराने थे ऋषि वगैरह, वो बोलते थे कि जो सबसे छोटी चीज़ है वो है परमाणु। परमाणु यानी एटम। और जो ग्रीक साइंटिस्ट थे वो अपनी लैंग्वेज में से बोलते थे एटम। ठीक है। फिर लेटर ऑन साइंटिस्ट जो है अपनी पढ़ाई करते गए, डिस्कवरीज करते चले गए। फिर आगे बढ़ते बढ़ते एक साइंटिस्ट आए, उन साइंटिस्ट का नाम था एंटनी लावुजियर। एंटनी लावुजियर ने एक लॉ दिया। वो लॉ क्या था? लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। इसके उन्होंने दो पार्ट दिए, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के दो पार्ट। फर्स्ट पार्ट था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। फर्स्ट लॉ क्या था? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन चल रही है या हो चुकी है, कोई केमिकल रिएक्शन चल रही है या हो चुकी है, उसके अंदर ना तो मास को क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। राइट स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंपल देखो, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, मैंने बहुत ही बढ़िया से नोट्स आपके लिए लिख करके रखे हैं। ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है? मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नोर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। मतलब अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है कि ए और बी कंबाइन कर रहे हैं और सी बना रहे हैं, ए और बी की केमिकल रिएक्शन होती है और सी बनता है। सपोज करके ए 1 किलोग्राम लेते हैं हम और बी लेते हैं 2 किलोग्राम, तो जो सी बनेगा ना, 1 और 2 का कॉम्बिनेशन से 3 किलोग्राम ही बनेगा। ऐसा नहीं है कि कहीं बाहर से आकर के कुछ आ जाएगा या इसमें कुछ कमी आएगी। ठीक है, ये बिल्कुल परफेक्ट रहेगा, 1 और 2 3 kg। सो मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नोर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। अगर इसका वेट कम आया, सपोज इसका वेट 2.5 किलो आ जाता, 2.5 kg, तो जो हाफ किलो रहता वो नया प्रोडक्ट बन जाता कोई यहाँ पे। ठीक है, और वो नया प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो एंटनी लावुजियर ने फर्स्ट लॉ दिया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सेकंड लॉ था लॉ ऑफ कंजर्वेशन प्रोपोर्शन। मतलब चलो पहले डेफिनेशन देख लो। इन ए केमिकल सब्सटेंस एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास। मतलब ये है, जैसे एग्जांपल देखो, वाटर का एग्जांपल है। वाटर वाटर को लिखते हैं हम H2O। ठीक है, दो हाइड्रोजन के एटम जुड़ते हैं और एक ऑक्सीजन का एटम जुड़ता है, तब जा कर के एक वाटर बनता है। दो हाइड्रोजन जुड़े H2 और एक ऑक्सीजन, तब जा कर के क्या बना? वाटर। अगर अभी इस चैप्टर हम लेटर ऑन पढ़ेंगे भी, पर अभी के लिए आप समझ लो कि जो ऑक्सीजन होता है वो होता है, उसका वेट होता है 16 एटॉमिक मास, और जो हाइड्रोजन होता है उसका एटॉमिक मास होता है 1। क्योंकि यहाँ पे दो हाइड्रोजन लिए हैं तो 1 × 2 हो गया 2, यानी कि दो हाइड्रोजन, और एक हाइड्रोजन का वेट कितना है? 16। तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किस रेशो में लिए गए हैं? दो हाइड्रोजन, ठीक है, और 16 यानी एक ऑक्सीजन। तो 2:16 कट करोगे तो 1:8। यानी कि जब कभी भी आप कहीं पे वाटर देखोगे, H2O बनेगा, वहाँ पे 1:8 में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन हो रहे होंगे। किसके हिसाब से? वेट के हिसाब से। देखो डेफिनेटली, दोबारा पढ़ो। इन ए केमिकल सब्सटेंस एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन यही रहेगी, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन,
इन अ डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास, ये प्रोपोर्शन किस हिसाब से होगी, मास के हिसाब से, ठीक है। 2:16 या फिर 1:8 ही रहेगी ऑल अराउंड, ठीक है, ऑल अराउंड द वर्ल्ड सेम रहेगी। डेफिनेशंस आपने एज इट इज़ याद करनी है स्टूडेंट्स, मैंने लिख दी हैं, बुक को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको इसके बाद, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक साइंटिस्ट आए जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट जिन्होंने एटम के ऊपर कुछ थ्योरी लिखी, कुछ पोस्टुलेट्स लिखे। तो उनकी जो थ्योरी थी, उनकी जो पोस्टुलेट्स है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है इस चैप्टर का। सो इसके पोस्टुलेट्स लर्न कर लेते हैं, ठीक है। क्या क्या पोस्टुलेट्स वो बोले फिर डाल्टन ने कहा कि एटम जो है ना, सबसे छोटा पार्ट होता है किसी भी एक मैटर का। एटम इज़ द टाइनीएस्ट या टाइनी पार्टिकल ऑफ एन मैटर, एक मैटर का सबसे छोटा। फिर उसने क्या बोला कि इतना छोटा होता है कि इट कैन नॉट बी डिविजिबल, यानी कि जैसे सपोज करके कोई, मैंने इतना बड़ा कोई पत्थर का टुकड़ा लिया, उसको मैं तोड़ूंगा तो टूट जाएगा, फिर और छोटे छोटे टुकड़े हो गए, फिर मैंने और मारा और छोटे छोटे टुकड़े हो गए। मतलब एटम इतना छोटा है कि आप उसको तोड़ करके और ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते। सो एटम कैन नॉट बी डिविजिबल या इनडिविजिबल पार्टिकल है, इसको डिवाइड करके अगले पार्टिकल नहीं बना सकते, ठीक है। और फिर उसने क्या बोला, जब कभी भी एटम जुड़ेंगे तो होल नंबर्स में जुड़ेंगे। होल नंबर का मतलब या तो 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा, इस तरह से एटम होंगे। कभी ऐसा नहीं होगा कि 0.5 एटम जुड़ गए, 1.2 एटम जुड़ गए, नो, ऐसा कभी नहीं होएगा। तो ये जो कुछ पोस्टुलेट्स हैं डाल्टन के, वो हम याद करते हैं। फर्स्ट पोस्टुलेट था ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल, जितने भी मैटर हैं सारे के सारे टाइनी पार्टिकल से मिलके बने हैं। एटम्स आर इनडिविजिबल, यानी कि एटम को और छोटा नहीं कर सकते। एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, मतलब हाइड्रोजन का जो एटम है, चाहे वो कहीं पे भी प्रेजेंट हो, उसका एटॉमिक मास सब जगह सेम रहेगा, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज सब जगह सेम रहेगी। तो एक तरह के जो एलिमेंट्स हैं, एटम हैं, वो सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करते हैं ऑल अराउंड द वर्ल्ड। और जो डिफरेंट एलिमेंट हैं उनके मास भी डिफरेंट होंगे, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होंगी। सो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स डिफर इन मासेज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। सेम एलिमेंट के आइडेंटिकल मासेज होंगे क्योंकि हाइड्रोजन सब जगह सेम मिलेगा, और उनकी प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी। डिफरेंट एलिमेंट के डिफरेंट मास होंगे और डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी। एटम्स कंबाइन इन द होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड्स, ये मैंने आपको बता दिया कि एटम जब भी जुड़ेंगे तो होल नंबर में जुड़ेंगे, ठीक है। तो ये था डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी की जो उसकी कुछ पोस्टुलेट्स है। तो अभी तक आप एटम का मतलब समझ ही गए होगे। एटम क्या होता है कि किस, जैसे जैसे यहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ ना, इसके बैक साइड में दीवार है, जो ये दीवार किस चीज़ों से मिलके बनी है, ये ईंटों से मिलके बनी है, ब्रिक्स से मिलके बनी है। तो एक एक ब्रिक जुड़ी तब जा कर के दीवार बनी। सो इस दीवार का सबसे छोटा पार्ट जो मैं कहूँ, जो कि रिपीट हो रहा है, वो है ब्रिक। तो ईंट जो कि छोटी सी चीज़ है, बार बार जुड़ के एक वॉल बनती है, तो ईंट कैन बी कंसीडर्ड इक्वलेंट टू एन एटम। एटम की तरह ही है एक ईंट। उसी तरीके से एटम किसी भी मैटर का सबसे छोटा पार्ट होता है, और वो बार बार जुड़ता जाता है और बड़ा कोई एक मैटर बन जाता है। तो एटम्स जब अकेले रहते हैं तो एटम कहलाते हैं, जब एक से ज़्यादा एटम जुड़ जाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। याद रखना है स्टूडेंट्स आपने। सो जो सबसे छोटा एटम मिलता है वो हाइड्रोजन का, उसकी रेडियस कितनी है, 10⁻⁻10 मीटर। ऐसे ही जो वाटर का मॉलिक्यूल है, अच्छा, एटम और मॉलिक्यूल में फ़र्क मैंने आपको बता दिया है। एटम क्या होते हैं, एटम इंडिविजुअल होते हैं, ठीक है, और जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक से ज़्यादा एटम होते हैं। देखो वाटर H2O में कितने एटम हैं, 3 एटम हैं, 2 हाइड्रोजन के, 1 ऑक्सीजन का। देयरफॉर एक से ज़्यादा एटम है तो ये क्या कहलाएगा, दिस इज़ अ मॉलिक्यूल। राइट स्टूडेंट्स, ठीक है। अब क्या हुआ, जैसे जैसे एटम्स की डिस्कवरीज होने लगी, एटम्स के बारे में नॉलेज होने लगी, तो बहुत ज़्यादा एटम्स होने लगे, बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स हो गए। तो इतने ज़्यादा एटम्स या एलिमेंट्स होने के बाद उनको याद रख पाना थोड़ा डिफ़िकल्ट था। तो उनको याद रखने के लिए कोई सिंबल्स देने की शुरुआत करने वाले साइंटिस्ट थे बर्जीलियस। सो बर्जीलियस वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट जिसने कहा कि इतने सारे एलिमेंट्स हैं, कैसे याद रखेंगे, चलो इनके सिंबल्स दे दें। तो उन्होंने कुछ सिंबल्स दिए। कैसे दिए, जैसे हाइड्रोजन को सर्कल डाल के डॉट लगा दिया, ऑक्सीजन को सिंपल ऐसे ही लगा दिया, सिल्वर को सर्कल डाल के एस लिख दिया, और बहुत डिफ़िकल्ट से कुछ थे, किसी में क्रॉस बना दिया। तो ये नॉर्मल बंदे के लिए याद रख पाना डिफ़िकल्ट था।
तो बर्जीलियस वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट जिसने शुरुआत करी सिंबल्स की, बट लेटर ऑन फिर एक इंटरनेशनल लेवल पे एक डिपार्टमेंट बना, उस डिपार्टमेंट का नाम था, क्या नाम था उस डिपार्टमेंट का? IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये आज की डेट में भी प्रेजेंट है। जब भी कोई एलिमेंट की डिस्कवरी होती है तो उसका क्या सिंबल रहेगा, उसका क्या नाम रखना होगा, ये IUPAC डिसाइड करता है। ठीक है, तो IUPAC की फुल फॉर्म आपको याद रखनी चाहिए। सो IUPAC कैसे रखता है नाम? कभी कभी तो ऐसे रख लेता है जैसे कोई एलिमेंट की डिस्कवरी कहाँ पे हुई है। फॉर एग्जांपल कॉपर, जो कॉपर है उसकी डिस्कवरी हुई थी साइप्रस से, तो साइप्रस से उसकी डिस्कवरी हुई तो उसी से मिलता जुलता उसका नाम रखा गया कॉपर। ठीक है, तो इस तरीके से चलता था। अब आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ, बर्जीलियस ने सिंबल दिए, वो थोड़ा टाइम ही चले क्योंकि डिफ़िकल्ट टू लर्न थे, डिफ़िकल्ट टू रिमेंबर थे। उसके बाद आया IUPAC। अब जो IUPAC के सिंबल होते हैं ना, IUPAC के सिंबल होते हैं या तो सिंगल लेटर के या दो लेटर के, सिंगल लेटर या दो लेटर। फॉर एग्जांपल जैसे कि हाइड्रोजन, जैसे कि हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सिंगल लेटर का है तो H लिख दिया। ठीक है, अब आ गया जैसे कि सोडियम, सोडियम का सिंबल होता है Na। ठीक है, तो ये दो लेटर का आ गया। तो जब भी कोई सिंबल टू लेटर्स का होगा उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा और सेकंड लेटर स्मॉल होगा। अगर मैं इसको Na को ऐसे लिख दूं Na, तो दिस इज रॉन्ग। ठीक है, सिमिलरली कैल्शियम है, कैल्शियम का सिंबल होता है Ca, C कैपिटल होगा और A स्मॉल होगा। तो इसी तरीके से अगर ऐसे लिख दूं Ca, तो ये क्या होगा? रॉन्ग होगा। ठीक है, तो IUPAC ने क्या कहा कि टू लेटर्स के सिंबल होंगे, ठीक है, या वन लेटर का होगा। अगर वन लेटर का हुआ तो उसका एक ही लेटर है वो कैपिटल ही रहेगा। अगर टू लेटर्स का किसी का सिंबल आएगा तो वो टू लेटर्स में से फर्स्ट कैपिटल लेटर रहेगा और सेकंड लेटर को स्मॉल लिखेंगे। एक और एग्जांपल देता हूँ क्लोरीन का, क्लोरीन को लिखते हैं C कैपिटल L स्मॉल, दिस इज क्लोरीन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको पढ़ लेंगे। ठीक है, और इससे नेक्स्ट टॉपिक कराता हूँ अभी मैं आपको। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एटॉमिक मास। सो एटॉमिक मास क्या होता है वो अभी हम पढ़ेंगे इसमें। देखो देखो स्टूडेंट्स, साइंटिस्ट जब एलिमेंट्स की डिस्कवरी कर रहे थे, एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, ये चीज़ें स्टडी कर रहे थे, तब एटॉमिक मास के बारे में क्या बताया गया मैं आपको पहले समझाता हूँ। पहले जो साइंटिस्ट थे वो सोचते थे कि ऑक्सीजन एक ऐसा एलिमेंट है जो सब एटम्स के साथ रिएक्शन कर जाता है, जुड़ जाता है। एटमॉस्फेयर में भी ऑक्सीजन प्रेजेंट है, हमें सांस लेने के लिए भी ऑक्सीजन की ज़रूरत रहती है। तो उन्होंने क्या सोचा कि हाइड्रोजन तो बहुत ही छोटा एलिमेंट है, इसका एटॉमिक मास निकालना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल रहेगा। तो हम कोई ऐसा एलिमेंट लेते हैं जिसका एटॉमिक मास हम आसानी से निकाल सकें। वो एटॉमिक मास उनके दिमाग में आया ऑक्सीजन। और दूसरी बात ये थी कि ऑक्सीजन हर जगह पे प्रेजेंट था, हर हर एलिमेंट के साथ रिएक्ट कर रहा था। मतलब ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ भी रिएक्ट कर रहा था, बहुत सारी चीज़ों के साथ रिएक्ट कर रहा था। तो उन्होंने सोचा कि हम ऑक्सीजन को एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, एक ऐसा एटॉमिक नंबर लेते हैं या एटॉमिक मास लेते हैं जिसके कंपैरिजन करके हम बाकी एटॉमिक मास निकाल सकेंगे। ठीक है, फिर थोड़े टाइम बाद उन्होंने फाइंड आउट किया कि ऑक्सीजन सूटेबल नहीं है। ऑक्सीजन को रिप्लेस किया गया कार्बन से। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? मैं ये कह रहा हूँ कि उन्होंने जैसे उन्होंने सबसे छोटा एलिमेंट है हाइड्रोजन, उसका एटॉमिक मास निकालना था, तो एटॉमिक मास हाइड्रोजन का बहुत थोड़ा था, तो कैसे निकालते? कंपेयर करना मुश्किल था। तो उन्होंने ऑक्सीजन को देखा कि ऑक्सीजन का एटॉमिक मास भी ठीक है और इसको हम देखते हैं कि हर एक एलिमेंट के साथ रिएक्ट भी कर लेता है, तो हम ऑक्सीजन के एटॉमिक मास के हिसाब से बाकी एटॉमिक मास निकालेंगे। कैसे निकालेंगे वो मैं समझाता हूँ। फिर उन्होंने लेटर ऑन ना ऑक्सीजन को रिप्लेस किया कार्बन से। अभी एग्जाम्पल देखो, आपकी बुक में एक एग्जाम्पल दिया है, वो एग्जाम्पल बहुत बढ़िया है। कैसे करते हैं? जैसे कोई उन्होंने वाटरमेलन लिया, कोई तरबूज लिया, तरबूज के 12 हिस्से किए। ठीक है, तरबूज लिया, तरबूज के कितने हिस्से किए? 12। एक जो तरबूज था, सपोज एक तरबूज है आपके पास 12 किलो का है। ठीक है, अब आपके पास जो 1 किलो की जो चीज़ आपने वेट करनी है ना, वो बहुत थोड़ी है। आपके पास कोई ऐसी मेज़रमेंट है ही नहीं जिससे आप बता सको कि ये 1 किलो है। तो आपने क्या किया, 12 किलो की जो चीज़ थी उसके 12 टुकड़े कर दिए।
आपने 12 किलो की चीज़ के 12 टुकड़े कर दिए, तो अब उसका एक टुकड़ा क्या बता रहा है कि 1 किलो है। अदरवाइज आपके पास कुछ मेजरमेंट के लिए था ही नहीं जो 1 किलो बता सकता। तो आपके पास 1 किलो की तो कोई चीज़ थी नहीं, पर आपने 12 किलो की चीज़ के 12 टुकड़े कर दिए, वो तो 1 किलो बता पा रही है ना। समझे? तो इन्होंने यही किया। इन्होंने क्या किया, कार्बन को एक यूनिवर्सल एलिमेंट ले लिया, और कार्बन का एटॉमिक मास कितना था? कार्बन का एटॉमिक मास था 12। ठीक है, तो कार्बन का जो एटॉमिक मास 12 था, तो अगर इनको हाइड्रोजन का एटॉमिक मास निकालना था तो ये क्या करते थे, 1/12 ऑफ कार्बन कर दो। ठीक है, अगर कार्बन के 1/12 करके, और कार्बन का कितना है 12, तो 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा ना। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कैसे निकलेगा, 1/12 ऑफ कार्बन। यानी कि कार्बन का एटॉमिक मास देख लो, उसके बाद उसके हिसाब से बाकी सारे एटॉमिक मास निकाल लो। समझ आया आपको? तो फिर जो एटॉमिक मास ये निकालते थे उसको बोलते थे AMU, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, तो कार्बन का एटॉमिक मास क्या लिख देंगे, 12 AMU, 12 एटॉमिक मास यूनिट। हाइड्रोजन का कितना लिख देंगे, 1/12 ऑफ 12 AMU, यानी कि 1/12 ऑफ कार्बन। इसी तरीके से बाकी एलिमेंट्स का भी कार्बन के कंपैरिजन में इन्होंने डिस्कवर कर दिया। अगर नहीं समझ आया तो ऐसा समझो, सपोज करके मेरे घर से मेरा स्कूल है 1 किलोमीटर। समझ के, मेरे घर से मेरा स्कूल है 1 किलोमीटर। तो मैंने कहा कि मेरे घर से दिल्ली कितनी दूर है। आपने कहा कि मेरे घर से दिल्ली पता कितनी दूर है, जितना दूर मेरे स्कूल से मेरा घर है ना, उसको मल्टीप्लाई कर दो 100 टाइम्स। यानी कि मेरे स्कूल से, यानी मेरे घर से दिल्ली कितना दूर हुआ, 100 किलोमीटर। यानी कि बीच का मार्जिन ले लिया, एक रेफरेंस लिया हमने, रेफरेंस। कार्बन को रेफरेंस लिया, ऐसे मेरे घर से स्कूल तक के डिस्टेंस को भी रेफरेंस लिया, और बाकी डिस्टेंसेस निकाल लिए, बाकी वेट निकाल लिए। तो इसको क्या बोलते थे, एटॉमिक मास यूनिट। पर लेटर ऑन IUPAC ने इसको चेंज करके क्या बोलना शुरू कर दिया कि आप AMU मत लिखो, आप अकेला U लिखो, U फॉर यूनिफाइड मास। राइट स्टूडेंट्स, तो दिस इज एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास की डेफिनेशन अब आप लिख पाएंगे कि एटॉमिक मास के लिए हमने किसको लिया था, एटॉमिक मास के लिए हमने लिया था कार्बन को। और कार्बन को लिया था क्योंकि कार्बन एक यूनिवर्सल एलिमेंट था, और ठीक है, और इसका जो एटॉमिक मास था 12 था, होल नंबर में था। और इसके एटॉमिक मास का जो 12th हिस्सा था, 12वां हिस्सा, 12 एटॉमिक मास कार्बन का है, और 1/12 करेंगे तो एक एटॉमिक मास आ जाएगा। हाइड्रोजन का भी निकाल सकते थे, उसके बाद बाकी जो एलिमेंट्स है हीलियम वगैरह का निकालना भी आसान हो जाता था। ठीक है, ये तो था एटॉमिक मास के बारे में। इससे नेक्स्ट टॉपिक आता है मॉलिक्यूल। स्टूडेंट, व्हाट इज मॉलिक्यूल? मॉलिक्यूल मैंने आपको लेक्चर के स्टार्टिंग में ही बता दिया था, मॉलिक्यूल क्या होता है। मॉलिक्यूल क्या होता है स्टूडेंट्स, जब मोर देन वन एटम कंबाइन करते हैं, मोर देन वन एटम कंबाइन करते हैं, तो क्या बनता है, मॉलिक्यूल बनता है। फॉर एग्जांपल, एक एटम है हाइड्रोजन का। ठीक है, ये अकेला क्या कहलाएगा, एटम। एक और हाइड्रोजन का एटम आ गया, अब कितने एटम हो गए हाइड्रोजन के, 2। तो H और H जुड़कर क्या बना रहे हैं, H2। तो जो H2 है ये क्या कहलाएगा, मॉलिक्यूल। ठीक है, सिमिलरली एक हाइड्रोजन था, ये अकेला एटम था। एक ऑक्सीजन था, ये भी अकेला एटम था। O और H जुड़ गए, ठीक है, तो बन गया OH। तो OH क्या कहलाएगा, मॉलिक्यूल। राइट स्टूडेंट्स, अभी आप समझ पा रहे हो ना, 2 एटम जुड़े तो मॉलिक्यूल बना, 2 एटम जुड़े तो मॉलिक्यूल बना, 2 से ज़्यादा जुड़ेंगे तो भी मॉलिक्यूल बन जाएंगे। राइट स्टूडेंट्स, अब मॉलिक्यूल ना 2 टाइप का होता है, मॉलिक्यूल 2 टाइप का होता है, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, और दूसरा होता है मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। इन दोनों का डिफरेंस समझ लो, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट क्या होता है, अगर एक ही एटम दूसरी बार जुड़ गया, अकेला एटम था, 2 एटम जुड़े तो मॉलिक्यूल बन गया। सेम एटम जब बार बार जुड़े, उसके बाद जो मॉलिक्यूल बने उसे बोलते हैं मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। एग्जांपल एक और ले लेते हैं, O और O अकेला ऑक्सीजन एटम है, 2 ऑक्सीजन जुड़ गए, O2 बन गया, तो ये भी क्या बन गया, मॉलिक्यूल बन गया। मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड क्या है, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड ये है
एक H था, फिर दो H जुड़ गए, H2 बन गया, इसके साथ एक O भी जुड़ गया, तो ये क्या बन गया, H2O। तो इसमें क्या हो गया, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। ठीक है, जब एक से ज़्यादा एटम, डिफरेंट टाइप के एटम जुड़ते हैं और तब जो मॉलिक्यूल बनता है उसे क्या बोला जाता है, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। आई होप कि आपको इतना समझ आ गया होगा कि मॉलिक्यूल क्या है, फिर मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट क्या है, फिर मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड क्या है। इसी में एक छोटा सा नेक्स्ट टॉपिक आता है आयन। तो आयन क्या होता है स्टूडेंट्स, व्हाट इज आयन? आयन होता है, आयन इज ए चार्ज पार्टिकल या चार्ज्ड एलिमेंट या फिर एटम। ठीक है, ये विच कंसिस्ट ऑफ, या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या फिर नेगेटिव। यानी कि कोई भी एटम, ठीक है, अगर उसके ऊपर कोई चार्ज हो, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, उसको हम क्या बोल देते हैं, आयन। फॉर एग्जांपल आपको सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ NaCl का। NaCl होता है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड में सोडियम पॉजिटिव होता है और क्लोरीन नेगेटिव होता है। तो अगर ये दोनों अलग अलग हो जाएं तो ये बन जाएगा Na पॉजिटिव और ये बन जाएगा Cl नेगेटिव। तो Na पॉजिटिव भी क्या है, एक आयन है, Cl नेगेटिव भी क्या है, एक आयन है। इसी तरीके से अगर वाटर H2O टूट जाए H पॉजिटिव में और OH नेगेटिव में, तो ये भी क्या है, एक आयन है, और ये भी क्या है, एक आयन है। राइट स्टूडेंट्स, सो आयन की डेफिनेशन आप दे सकते हो कि आयन मे बी डिफाइंड एज द एटम विच कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज्ड। इन दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हो, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो सकता है या फिर वो नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इससे नेक्स्ट टॉपिक हम करते हैं कि हाउ टू राइट अ केमिकल फॉर्मूला। हम कोई केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखना चाहिए और कैसे लिख सकते हैं, मैं आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से समझा देता हूँ स्टूडेंट्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो केमिकल फॉर्मूला लिखना सिखा देता हूँ, या केमिकल फॉर्मूला आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में सिखाता हूँ, केमिकल फॉर्मूला विद मोल कंसेप्ट। इन दोनों को जोड़ करके आपको एक वीडियो और बना देंगे और फिर ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। सो गाइज, आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा है। अगर समझ आ रहा है तो वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब जो कि सब बोलते हैं कर देना। ठीक है, आज जो हम पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इवन 9th 10th और एक अगर इसके बाद आप साइंस लोगे, नॉन मेडिकल या मेडिकल लोगे, तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बेसिक कंसेप्ट्स हैं, बहुत बढ़िया से आपको पढ़ने हैं। तो आप देख रहे होंगे मैंने यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, 1 to 20 नंबर्स हैं ये हैं, इनको बोलते हैं एटॉमिक नंबर। क्या बोलते हैं इनको, एटॉमिक नंबर। और ये एटॉमिक नंबर हैं और इनके सामने मैंने कुछ एलिमेंट्स लिखे हैं, ये उनके नेम हैं, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, देन सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम। ये 1 to 20 एटॉमिक नंबर हैं, सीरीज में, सीरियल में नंबर हैं। ठीक है, अब हमें करना क्या है, इनके एटॉमिक नंबर याद करने हैं। ठीक है, हमें क्या याद करना है, इनका एटॉमिक नंबर। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन बोलूँ तो आपको आना चाहिए 8, फॉर एग्जांपल क्लोरीन बोलूँ तो आना चाहिए 17, बोलूँ कैल्शियम तो आना चाहिए 20। आपको ये एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए। आई होप कि आपको याद होंगे। अगर आपको ये एटॉमिक नंबर याद हैं तो इसके आगे मैं स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, इसके आगे पढ़ते हैं। हमें पढ़ना क्या होता है स्टूडेंट्स, क्या होता है कि एक एटम होता है, जो उस एटम के अंदर, एक एटम के अंदर कुछ ऑर्बिट्स होते हैं। चलो मैं बेसिकली फिर से बता देता हूँ, ये नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे 4th में। क्या होता है कि एक एटम होता है, एटम जनरली कैसे होते हैं, सर्कुलर होते हैं। ठीक है, एटम के सेंटर में क्या होते हैं, एटम के सेंटर में होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर दो चीज़ें मिलती हैं, एक होती है प्रोटॉन, एक होता है न्यूट्रॉन। और न्यूक्लियस के बाहर ये जो सर्कुलर हम बना रहे हैं, ऐसे सर्कुलर रास्ते होते हैं। इन सर्कुलर रास्तों को बोलते हैं क्या, ऑर्बिट। क्या बोलते हैं इन्हें, ऑर्बिट। ऐसे ही बहुत सारे सर्कुलर रास्ते होते हैं एटम के चारों तरफ। ठीक है, तो इन सर्कुलर रास्तों के ऊपर कौन घूमता है, इलेक्ट्रॉन। कौन घूमता है, इलेक्ट्रॉन। याद ये रखना है कि जो सबसे पहला ऑर्बिट होता है उसे बोलते हैं के, उसके बाद वाले को एल, उसके बाद वाले को एम, उसके बाद आता है एन। KLMN, इस तरह से ये ऑर्बिट बढ़ते हुए चले जाते हैं। ठीक है, जो K ऑर्बिट है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन आते हैं 2, मतलब आ तो एक भी सकता है पर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 2। L के अंदर आ सकते हैं 8, अगले M के अंदर भी आ सकते हैं 8,
उसके बाद आते हैं 18। बट हमें ये 3 ही याद रखना है कि सबसे पहले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन आते हैं 2, दूसरे में आ सकते हैं 8, तीसरे में भी आ सकते हैं 8। आ सकते हैं का मतलब इससे कम भी आ सकते हैं, 1 भी आ सकता है, 2 भी, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 से अगर सेकंड ऑर्बिट में 9 इलेक्ट्रॉन हो आने की कोशिश करेंगे तो 8 तो इसमें आ जाएंगे, जो 9th होगा वो इसमें आएगा। ऐसे ही फर्स्ट ऑर्बिट में 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अगर किसी एटम के पास 4 इलेक्ट्रॉन हैं तो 2 तो फर्स्ट ऑर्बिट में आ जाएंगे और जो बाकी बचे हुए 2 किस में आ जाएंगे, सेकंड में आ जाएंगे। अगर किसी एटम के पास 11 इलेक्ट्रॉन हैं तो 2 फर्स्ट में आएंगे, 8 सेकंड में आएंगे, 2 और 8 10, उसके पास कितने 11, तो थर्ड ऑर्बिट में 1 आएगा। समझ गए आप मेरी बात? अभी आप यहाँ तक अगर समझ गए हैं तो अब मैं यहाँ से देता हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने एल्यूमिनियम लिया, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना है 13। तो एल्यूमिनियम का अगर एटॉमिक नंबर 13 है तो फर्स्ट ऑर्बिट में आएंगे 2, सेकंड में आएंगे 8, 2 और 8 कितना हो गया 10, कितने बचे 3, तो थर्ड ऑर्बिट में आएंगे उसके पास 3। ठीक है। ऐसे ही अगर मैं फॉस्फोरस की बात करूं, फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर है 15 तो उसके फर्स्ट ऑर्बिट में आ जाएंगे 2, सेकंड में आ जाएंगे 8, कितने हो गए 10, अब बचे कितने 5, और ये थर्ड ऑर्बिट है इसमें कितने आएंगे 5। अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है 1, तो उसके फर्स्ट ऑर्बिट में ही कितने आ जाएंगे 1 आ जाएंगे, बस इसके बाद आएंगे ही नहीं। ठीक है। अगर मैं बात करूं एटॉमिक नंबर 2 की, जिसका एटॉमिक नंबर 2 है वह हीलियम, उसके पास फर्स्ट ऑर्बिट में ही कितने आ जाएंगे 2। ठीक है। अगर मैं बात करूं बोरोन की, एटॉमिक नंबर है 5, तो 5 है तो फर्स्ट ऑर्बिट में आएंगे 2। ठीक है। बचे कितने 3, तो सेकंड ऑर्बिट में कितने आएंगे 3। जो ये मैं लिख रहा हूँ ना, चलो एक और लिखता हूँ, क्लोरीन का लिखता हूँ। क्लोरीन है 17, तो फर्स्ट ऑर्बिट में आएंगे 2, सेकंड में मैक्सिमम आ सकते हैं 8, 8 आगे, बचे कितने 7, तो थर्ड में कितने आएंगे 7। ठीक है। फॉर एग्जांपल पोटेशियम है, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर है 19, फर्स्ट में आएंगे 2, फिर आएंगे 8, फिर आएंगे 8, 2 और 8 10 और 8 18, बचा 1 19वां। ये m के बाद अगला ऑर्बिट जो आएगा n, उसके अंदर आएगा। तो ये जो मैंने लिखा है कोमा डाल डाल के, ये मैंने लिखा है कि फर्स्ट ऑर्बिट में इतने आ गए, सेकंड में इतने आ गए, थर्ड में इतने आ गए, ऐसे लिखा है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। क्या बोलते हैं इसे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, यानी कि किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे बटे हुए हैं। ठीक है। तो ये इन सब का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको आना चाहिए, लिखना बहुत आसान है। 20 का कैसे लिखोगे, 2 8 8 फिर 2। 16 का कैसे लिखोगे, 2 8 6। ठीक है। 10 का कैसे लिखोगे, 2,8, पूरे पूरे आगे, फर्स्ट में 2 आ सकते थे और सेकंड में 8 आ सकते, तो फुल हो गया। तो ऐसे अगर आपको ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना आ गया है तो नेक्स्ट चीज़ जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसको बोलते हैं वैलेंसी। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, जो मैं बताने वाला हूँ आपको उसको बोलते हैं वैलेंसी। वैलेंसी तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैलेंसी कैसे निकालते हैं वो हम सीख लेते हैं। वैलेंसी निकालना बहुत आसान है अगर आपको ये लिखना आ गया तो, इसलिए मैंने पहले करा है। अब देखो आपने ये लिख दिया। वैलेंसी क्या होता है, किसी भी एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, देखो इस एटम का आउटर मोस्ट ऑर्बिट है ये, इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट है ये, इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट है ये, तो किसी एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं उसे बोलते हैं वैलेंसी। वैलेंसी का मतलब मैं बिल्कुल सरल, बिल्कुल इजी वे में आपको बता देता हूँ। वैलेंसी का मतलब ये समझो, देखो मेरे हाथ हैं 2, तो मैं 2 चीज़ों को पकड़ सकता हूँ, एक इधर से एक इधर से। ऑक्टोपस या कोई और ऐसा एनिमल या कोई भी ऐसी चीज़ जिसके 2 से ज़्यादा हाथ हों, अगर किसी के सपोज 8 हाथ हैं तो वो कितनी चीज़ें पकड़ सकेगा, 8। अगर किसी के 10 हाथ है तो 10 पकड़ सकेगा। ऐसे ही एटम के कितने हाथ हैं, यानी कि एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं जो कि बाहर वाले ऑर्बिट में पड़े हैं, जैसे यहाँ पे 1 7 5 1, तो कितने इलेक्ट्रॉन एटम के बाहर वाले ऑर्बिट में पड़े हैं इसको बोलते हैं वैलेंसी। और जिस एटम की जितनी वैलेंसी होती है उतने ही दूसरे एटम्स के साथ वो जुड़ जाता है। ठीक है। तो वैलेंसी समझ गए ना। वैलेंसी क्या होता है, किसी एटम के बाहर वाले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, और जिस एटम के पास बाहर वाले ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही दूसरे एटम्स के साथ वो जुड़ेगा। ठीक है। अब चीज़ इसमें ये देखनी है कि अगर किसी एटम के बाहर वाले ऑर्बिट में, किसी एटम के बाहर वाले ऑर्बिट में, चलो पहले हम देखते हैं इस एटम के बाहर वाले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1।
इसके बाहर वाले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है 7, इसके में है 5, ठीक है। ऐसे ही इसके में मैंने 3 लिखे हैं, इसमें इसके बाहर वाले में है 2, इसमें है 1, ऐसे लिख दिया हमने सपोज करके, सुन, ठीक है। तो किसी एटम के जो बाहर वाले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है वो उसकी क्या कहलाती है, वैलेंसी। तो अगर ये इसकी बात करें, ये है पोटेशियम, एटॉमिक नंबर 19, इसकी वैलेंसी कितनी होगी 1, इसकी वैलेंसी कितनी होगी 7, इसकी 5। बट आपने याद ये रखना है किसी भी एटम की वैलेंसी 4 से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो आप कहोगे कि सर इसकी वैलेंसी 7 बोल दी आपने, इसकी वैलेंसी 5 बोल दी। याद रखना है अगर वैलेंसी 4 से ज़्यादा बढ़ती हुई दिखे या फिर किसी एटम के बाहर वाले ऑर्बिट में 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन दिखें तो आपको करना क्या है, उस नंबर को 8 में से माइनस कर देना है। जैसे ये 7 है तो इसको 8 में से माइनस कर दो, कितना आएगा 1। जैसे ये 5 है, इसको 8 में से माइनस कर दो, कितना आएगा 3, ठीक है। तो इसकी वैलेंसी हुई 1, इसकी भी वैलेंसी हुई 1, इसकी हुई 3, इसकी 1, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको एटॉमिक नंबर बताया, एटॉमिक नंबर के बाद मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना सिखाया। कन्फिग्रेशन के बाद मैंने आपको वैलेंसी बताया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट, जितने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है, ठीक है। तो हमने देखा और वैलेंसी निकालना भी हमने सीख लिया। तो स्टूडेंट्स अगर आपने वैलेंसी निकालना सीख लिया है तो हमारा जो नेक्स्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो हम करने जा रहे हैं अब, वो है राइटिंग द केमिकल फॉर्मूलाज, जो कि आपकी बुक में दिया हुआ है। बहुत आसानी से देखो, केमिकल फॉर्मूला लिखना है हमने सपोज करके कैल्शियम क्लोराइड, क्लोराइड, इसको रब कर देते हैं एक मिनट, कैल्शियम क्लोराइड, स्पेलिंग चेक कर लेना, ठीक है। कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला मैंने लिखना है। अब देखो कैल्शियम क्लोराइड में अब इनके सिंबल्स भी आपको याद होने चाहिए। जैसे हाइड्रोजन का सिंबल होता है H, हीलियम का He, लिथियम का Li, बेरिलियम का Be, बोरोन का B, कार्बन का C, नाइट्रोजन का N, ऑक्सीजन का O, फ्लोरीन का F, नियोन का Ne, सोडियम का Na, मैग्नीशियम का Mg, एल्यूमिनियम का Al, सिलिकॉन का Si, फास्फोरस का P, सल्फर का S, क्लोरीन का Cl, आर्गन का Ar, पोटेशियम का K, कैल्शियम का Ca, ठीक है। तो ये मैंने सिंबल्स भी इनके सामने लिख लिए। अब आपको फॉर्मूला लिखना है कैल्शियम क्लोराइड, तो कैल्शियम का सिंबल है Ca, मैंने लिखा Ca, क्लोराइड मतलब क्लोरीन, क्लोरीन का सिंबल है Cl। तो यानी कि इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, CaCl बनेगा। अब देखना यह है कि इसमें थोड़े बहुत चेंजेस मैंने करना है, बट हाँ कैल्शियम क्लोराइड में कैल्शियम Ca लिखा जाएगा और क्लोराइड में Cl लिखा जाएगा। अब देखो, अब मैंने ये देखना है जो कैल्शियम है उसकी वैलेंसी कितनी है। तो कैल्शियम की वैलेंसी कितनी, ये देखने के लिए मैंने टेबल देखा तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर था 20। कितना था 20। तो मैं अब रफ वर्क कर लेता हूँ। देखो क्या रफ वर्क करूँगा मैं। देखो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर था 20 को कैसे लिखूँगा मैं, 2 8 8 2। फर्स्ट ऑर्बिट में 2 आ सकते थे, सेकंड में 8, थर्ड में 8, उसके बाद 18 आते, पर यहाँ पे 2 ही बचे। 2 और 8 10 और 8 18 और 2 20। तो कैल्शियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 2। तो कैल्शियम की वैलेंसी कितनी होनी चाहिए 2, क्योंकि ये छोटा है 4 से, ठीक है, 4 से ज़्यादा तो नहीं है, तो इसलिए इसकी वैलेंसी मैंने 2 ही लिख दी। तो अब मुझे पता है कि कैल्शियम की वैलेंसी कितनी है 2। ओके, तो मैंने देख लिया कि कैल्शियम की वैलेंसी 2 है। अब मुझे देखना है कि क्लोरीन की वैलेंसी कितनी है। तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर मैंने देखा 17। तो 17 को कैसे लिखूंगा मैं, 2 8 7, 2 और 8 10 और 7 17। तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आए 7। क्या किसी की वैलेंसी 4 से ज़्यादा हो सकती है, नहीं। अगर 4 से ज़्यादा हो जाए तो हम क्या करते हैं 8 में से माइनस। तो ये 7 है, 8 में से माइनस किया तो आया 1। तो कैल्शियम की वैलेंसी, क्लोरीन की वैलेंसी कितनी आई 1। तो भाई देखो इसके नीचे लिखा 2, क्योंकि कैल्शियम की वैलेंसी कितनी है 2, क्लोरीन की वैलेंसी कितनी है 1, लिख दिया। ठीक है जी, अब कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई। Ca को करो 1 से मल्टीप्लाई, Cl को करो 2 से। तो Ca को 1 से किया तो Ca ही आ गया, और Cl को 2 से किया तो आ गया Cl2। दिस इज फॉर्मूला फॉर कैल्शियम क्लोराइड। समझ गए जी, कितना इजी था, वेरी इजी। नेक्स्ट करते हैं हम कार्बन क्लोराइड। अब आप कहोगे कि क्लोराइड से क्या प्यार होगा, बट देख लो। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर देखो, कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6। कार्बन का एटॉमिक नंबर है कितना 6। इसको कैसे लिखेंगे 2,4, है ना।
तो कार्बन की वैलेंसी कितनी हुई 4, ठीक है। अच्छा क्लोराइड, क्लोरीन की वैलेंसी 2,8,7 अभी लिखा था, 7 है लास्ट ऑर्बिट में तो 8 में से माइनस करना पड़ेगा तो 1। तो कार्बन क्लोराइड में क्या लिखूंगा CCl, C फॉर कार्बन, क्लोराइड फॉर Cl। कार्बन की वैलेंसी आई 4, क्लोरीन की वैलेंसी है 1। क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, कार्बन को इससे इसको इससे, कार्बन को 1 से किया तो C, Cl को 4 से किया तो Cl4। क्या आंसर आया CCl4। क्या आपको समझ आ रहा है स्टूडेंट्स? आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा, बहुत इजीली समझ आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अभी मैं नेक्स्ट लिख देता हूँ। नेक्स्ट कौन सा लिखूँ जी, बोलो बोलो बोलो। सोडियम क्लोराइड लिख दें क्या? फिर क्लोराइड ही आ रहा है, चलो लिख देते हैं, सोडियम क्लोराइड लिख देते हैं, ठीक है। ये सोडियम क्लोराइड नहीं। अब मैं आपको कुछ ऐसे बता देता हूँ जिसको है ना आपको वैलेंसी डायरेक्ट याद करनी है। जैसे जैसे कार्बोनेट, किसी की लास्ट में आए कार्बोनेट, तो कार्बोनेट को आपने क्या लिखना है CO3, और CO3 की वैलेंसी होती है 2, याद रखना है आपने, कितनी होती है 2। सल्फेट अगर लिखा है सल्फेट, तो सल्फेट होता है SO4, इसकी वैलेंसी कितनी होती है 2, ये आपने याद रखनी है। हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड को लिखते हैं OH, इसकी वैलेंसी कितनी होती है 1, ये आपने याद रखना है बस। देखो अब फॉर्मूला लिखना है मैंने, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का, किसका जी, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना है 12, तो 12 को कैसे लिखेंगे, मैग्नीशियम को लिखा मैंने 12, 12 यानी कि 2,8,2, यानी मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी है 2। हाइड्रोक्साइड यानी OH, OH की वैलेंसी कितनी है 1, तो यानी कि फॉर्मूला तो बनेगा MgOH, ठीक है। और OH जो है ना इकट्ठा है, ये आपने याद रखना है। अब मैग्नीशियम की वैलेंसी लिखी है मैंने 2, OH की वैलेंसी कितनी है 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, Mg को 1 से, OH को 2 से, तो फॉर्मूला क्या बनेगा MgOH इकट्ठा है तो ब्रैकेट में लिख दिया ट्वाइस, 2 बार आ गया। क्या आपको समझ आया? समझ आ गया स्टूडेंट्स? बहुत ही आसान है, अगर आपने जो मैंने सिखाया आपने बहुत अच्छे से सीख लिया तो। अच्छा नेक्स्ट फॉर्मूला हम लिखते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। किसका फॉर्मूला लिखेंगे हम, देखो हम लिखेंगे कैल्शियम कार्बोनेट का, C, कैल्शियम कार्बोनेट कैसे लिखते हैं हम, देखो कैल्शियम कार्बोनेट, तो भाई कैल्शियम है 20 का एटॉमिक नंबर है इसका, तो 2,8,8,2, तो कैल्शियम की वैलेंसी हुई 2, और कार्बोनेट की वैलेंसी कितनी मैंने बता दी है 2, तो यानी कैल्शियम में आएगा Ca और कार्बोनेट को लिखते हैं CO3, लिख दिया। अब कैल्शियम की वैलेंसी कितनी है 2, ठीक है जी। कार्बोनेट की वैलेंसी भी कितनी है 2, लिख दिया। अब आपने याद ये रखना है, अगर दोनों सेम टू सेम आ जाएं, ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, तो इसको कैंसिल कर दो, इसका आंसर हो जाएगा सीधा ही CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा इजी। क्या गाइस आपको समझ आया? आई होप कि बहुत अच्छे से समझाया मैंने और बहुत अच्छे से समझ आ भी गया होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इससे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अब आप जितने मर्जी फॉर्मूले निकालते चलो, आपको फॉर्मूला आएगा ही आएगा, डेफिनेटली आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप फॉर्मूला बना ना सको, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके जी। चलो नेक्स्ट टॉपिक है जी मॉलिक्यूलर मास। बहुत आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान, ठीक है। आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना आना चाहिए। तो देखें क्या मॉलिक्यूलर मास कैसे निकलता है। आसान है जी, मॉलिक्यूलर मास। इसके बाद एक टॉपिक और कराएंगे और चैप्टर हो जाएगा फिनिश। मॉलिक्यूलर मास जैसे आ गया, वाटर लिख दिया H2O, फाइंड द मॉलिक्यूलर मास। तो जैसे मैंने एटॉमिक नंबर लिखे हुए हैं ना, ऐसे ही एटॉमिक मास भी होते हैं। क्या होते हैं एटॉमिक मास? कुछ के एटॉमिक मास आपको याद कर लेने चाहिए। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 16, ठीक है। कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, जिसका ज़्यादातर आपको पूछा जा सकता है। क्लोरीन का एटॉमिक मास होता है कितना, ये 17 है, तो इसका होता है 31 या 34 लगा लो, 33.5 होता है, 33 लगा देते हैं, ठीक है। 33 होता है, क्रॉस चेक कर लेना यार, है ना। ऐसे ही कैल्शियम है, कैल्शियम का होता है 40, ऐसे। तो
नहीं भी होगा तो पेपर में आपको गिवन होगा एटॉमिक मास, क्योंकि एटॉमिक मास जो है ना सीरीज में तो होता नहीं, रैंडम होता है, तो याद नहीं भी होगा तो कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल सोडियम है, तो सोडियम का होता है 23.5, ठीक है, 23 ले लेते हैं जनरली। तो अब आपको फाइंड आउट करना है कि फाइंड द मोलिकुलर मास ऑफ वाटर। तो बहुत ईजी है, देखो H क्या है, एटॉमिक मास 1, और कितनी बार आ रहा है, 2 बार, प्लस ऑक्सीजन का कितना है 16, 2 इंटू 1 2 प्लस 16 कितना आ गया 18। ये सीख लो, क्योंकि इससे नेक्स्ट टॉपिक जो है ना इसी के ऊपर डिपेंडेंट है, मोल कंसेप्ट, वेरी इजी कंसेप्ट है। तो वाटर का कितना आ गया, इतना समझ आ गया। नेक्स्ट आया, अगर आपको कैल्शियम कार्बोनेट, अभी लिखा था हमने CaCO3, इसका मोलिकुलर मास निकालना है, तो निकालते हैं भाई। कैल्शियम का एटॉमिक मास 40, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, और कितने आ रहे हैं ऑक्सीजन 3 इंटू 3, तो 40 इंटू 12 हो गया 52, 16 इंटू 3 48, यानी कि 100। तो कैल्शियम कार्बोनेट का एटॉमिक मास आ गया 100, बिल्कुल आसान। तो गाइस क्या आपको ये समझ आया, आ गया है तो ठीक है, इसे नेक्स्ट टॉपिक हम करते हैं। पर मैं ये लिख लेता हूँ, देखो चलो मैं ऐसे लिखा रहने देता हूँ इतना ही, मैं नेक्स्ट टॉपिक आपको बताता हूँ क्या है। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है मोल कंसेप्ट। क्या नाम है जी, मोल कंसेप्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बच्चों को समझ ही नहीं आ रहा होता, क्या हो गया क्लास में समझ नहीं आ रहा, मैं आपको बता देता हूँ भाई, है हाँ कहीं समझ भी आ जाता होगा, बट चलो फिर से समझ लेते हैं। मोल कंसेप्ट, मोल कंसेप्ट क्या कहता है भाई, मोल कंसेप्ट होता ये है कि अगर मैं किसी शॉप पे जाता हूँ शुगर लेने के लिए, मैं बोलता हूँ कि मुझे शुगर चाहिए 1 किलोग्राम, वो कहेगा ठीक है जी ले लो 1 किलोग्राम, ओके ले लिया भाई। फिर मैंने कहा, मैं गया ऑरेंज लेने के लिए, मैंने कहा 1 दर्जन, 1 दर्जन या 1 डजन ऑरेंजेस दे दो, उसने दे दिए मुझे 12 ऑरेंजेस, ले जाओ भाई। क्योंकि ये चीज़ें बड़ी थी, मेज़रेबल थी, तो ये मेज़र हो गई, इसलिए मेज़र कर ली। चीनी भी अगर मैं कहूँ कि मुझे 1 दाना दे दे, तो 1 दाना थोड़ी देगा वो मुझे, वो 1 किलोग्राम ही देगा, ठीक है। तो जो एटम्स होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। एटम्स क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। तो जो एटम्स बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं तो उनका वेट कर पाना डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है, कि ये कितने कितने एक अगर मैं किसी शॉप पे जाऊँ, किसी उसको बोलूँ केमिस्ट को कि भाई मुझे आप क्या करो 1 एटम दे दो, वो कहेगा सर 1 एटम को देख ही नहीं सकते तो मैं दूंगा कैसे, ठीक है बात भाई, 1 एटम को दे पाना पॉसिबल नहीं है। तो फिर क्या कंसेप्ट लगाया जाए, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कंसेप्ट आया मोल कंसेप्ट। जैसे वेट की यूनिट हमने रखी है किलोग्राम, एटम्स को मेजर करने के लिए यूनिट रखी गई है क्या, मोल। अब मोल है क्या, अब आपने याद ही रखना है, अगर मैंने किसी भी चीज़ का 1 मोल लिया, अब क्या होगा वो मैं बताऊंगा, बट आप याद रखो कि किसी भी चीज़ का 1 मोल कितना होता है, तो 1 मोल होता है 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। अगर मैंने हाइड्रोजन के 1 मोल ले लिए, अगर मैंने हाइड्रोजन के 1 मोल ले लिए, तो अब उसके 1 मोल के अंदर इतने पार्टिकल आएंगे, ठीक है। अगर मैंने ऑक्सीजन का 1 मोल ले लिया तो उसके अंदर इतने ही पार्टिकल आएंगे। अगर मैंने कहा वाटर का मॉलिक्यूल है, ठीक है, वाटर H2O का 1 मोल दे दो तो उसके अंदर पानी के भी इतने पार्टिकल या इतने मॉलिक्यूल आएंगे। मैं जिस भी चीज़ का 1 मोल ले लूँ, पार्टिकल कितने होंगे, इतने। जैसे एक दर्जन में 12 थे ना, वैसे ही 1 मोल में इतने ही पार्टिकल आते हैं। अब सवाल ये पैदा हुआ, पार्टिकल तो इतने हैं, वेट कैसे करेंगे कि ये भाई ये 1 मोल हो गया है या नहीं हो गया। तो 1 मोल करने का सबसे आसान तरीका क्या है, जिस भी चीज़ का आपने 1 मोल करना हो, किसी भी चीज़ का, उसका एटॉमिक मास निकाल लो, ठीक है। जैसे सोडियम है, सोडियम का 1 मोल लेना है मैंने सपोज, ठीक है, तो अगर सोडियम के एटम्स का मैंने 1 मोल लेना है तो सोडियम का एटॉमिक मास निकाल लो। तो जिसका एटॉमिक मास जितना होगा उतने ही ग्राम ले लेना है। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन है, ठीक है, उदाहरण के लिए एग्जाम्पल के लिए समझते हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1 और एटॉमिक मास भी कितना है, 1, ठीक है। तो अगर मैं हाइड्रोजन के एटम का 1 ग्राम मुझे वेट मिल जाए, 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन मिल जाए,
तो उसका 1 ग्राम कितना होगा, 1 मोल। ठीक है, ऑक्सीजन की बात करते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है, मैंने यहाँ पे लिखा है देखो 16। तो अगर ऑक्सीजन के मुझे 16 ग्राम मिल जाएं तो वो कितना होगा, 1 मोल। बिल्कुल बढ़िया। फिर मैंने वाटर का भी एटॉमिक मास निकाला था ना, या मोलिकुलर मास निकाला था, कितना आया था 18। ये H का एटॉमिक मास 1 इंटू 2 किया प्लस 16 किया 18। तो अगर 18 ग्राम वाटर मिल गया, कितना, 18 ग्राम, तो कित के इक्वल होगा, 1 मोल के। तो 18 ग्राम के अंदर 1 मोल होगा वाटर का, और उस 1 मोल के अंदर पार्टिकल कितने होंगे, इतने। ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम कार्बोनेट का 1 मोल कितना होगा, इसका हमने मोलिकुलर मास निकाला, कितना आया था 100। तो अगर मैंने 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट ले लिया तो 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितना होगा, 1 मोल के इक्वल होगा। और उस 1 मोल में कितने पार्टिकल आएंगे, 6.023 इंटू 10⁻23। राइट स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको समझ आ गया। फिर से रिपीट करता हूँ, 1 मोल कितना होता है, जितना एटॉमिक मास या मोलिकुलर मास होता है। आप मोलिकुलर मास कैलकुलेट करो, जितना मोलिकुलर मास आए उसको ग्राम में लिख लो। 100 आया था मोलिकुलर मास कैल्शियम कार्बोनेट का, तो 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट 1 मोल के बराबर। वाटर का मोलिकुलर मास आया था 18, तो 18 ग्राम ऑफ वाटर कितना, 1 मोल। और हर चीज़ का 1 मोल इतना ही होता है। ठीक है, और न्यूमेरिकल आता है इसके ऊपर, मोल कंसेप्ट के ऊपर, और इसी तरीके से आएगा, बहुत ही आसान। जैसे कि मैं अभी आपको एग्जांपल दे दूं, तो ये मैंने सॉल्व तो किया ही हुआ है। देखो क्वेश्चन क्या आएगा आपको, फाइंड द नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन 5 मोल ऑफ वाटर। ठीक है, तो भाई 5 मोल वाटर के हैं और पार्टिकल निकालो कितने हैं। भाई 5 मोल वाटर छोड़ो, किसी के भी हों, ABC के, पार्टिकल कितने होंगे, 1 मोल में है 6.022 इंटू 10⁻23। 5 मोल में कितने होंगे, इसको 5 से कर दूंगा मल्टीप्लाई। तो 5 मोल चाहे मैं वाटर का लूँ तब भी इतने पार्टिकल, 5 मोल चाहे मैं कैल्शियम कार्बोनेट का लूँ तब भी इतने ही पार्टिकल आएंगे। अगला क्वेश्चन क्या आ सकता है, अगला क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द वेट, कितना वेट होगा 5 मोल पार्टिकल के अंदर वाटर के 5 मोल कितने ग्राम से बनेंगे। तो भाई वाटर का एटॉमिक मास मैंने निकाला 18 ग्राम में 1 मोल, तो 5 मोल कितने में बनेगा, 18 इंटू 5 90। तो जब 90 ग्राम मैंने अगर वाटर लिया तो वो किसके इक्वल होगा, 5 मोल के। या क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, यू हैव 90 ग्राम ऑफ वाटर, आपके पास 90 ग्राम वाटर हैं, इसके अंदर कितने मोल्स बनेंगे। तो 90 ग्राम तो है वाटर का एटॉमिक मास आता है 18, 90/18 आ गया 5 मोल। स्टूडेंट्स बिल्कुल इजीली कराया है, बहुत अच्छे से कराया है आपको, आई होप समझ आ गया होगा। नहीं समझ आया है तो आप मुझे बता सकते हैं, समझ आ गया है तो शेयर वगैरह आप कर सकते हैं। चलो, थैंक यू जी।